देखो, इस वीडियो में ना तो मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूंगा और ना ही कोई गाइडेंस तुम्हें दूंगा, बिकॉज ये वीडियो ओनली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो तुम। तो इस वीडियो को मैंने मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वो जहां पर तुम जना का एस्पायरिंग बैंकर्स प्रोग्राम यानी कि पेड बैंकिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके जना को ज्वाइन कर सकते हो, और दूसरा रहेगा फ्री वर्जन यानी कि डायरेक्टली बैंक को ज्वाइन करना। इसमें एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों ही तरह के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है डेटा और कंटेंट जुटाने में, और इसके लिए हमें चलना होगा सीधे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की ना 808 ऑल ओवर इंडिया ब्रांच है, मतलब एक अच्छा खासा नेटवर्क डेवलप हो गया है। अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर पास्ट की बात करें तो देखो, ये 2006 में जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से स्टार्ट हुआ था। तो इसकी जो स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को अगर आप देखना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से है कि 2006 में ये कंपनी स्टार्ट होती है, फिर 2008 में NBFC का लाइसेंस RBI से लेती है, 2013 से ये MFI का काम शुरू कर देती है, MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस लोन देने वाला, फिर पब्लिक सेक्टर एंटिटी बन जाती है। 2017 में से स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने का मौका मिलता है, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाता है। फिर 2018 में ये लोग गोल्ड लोन चालू करते हैं। उसके बाद 2019 में ये अपना हाउसिंग बिजनेस का काम चालू करते हैं और एज ए शेड्यूल कमर्शियल बैंक खुद को रजिस्टर भी करते हैं। 2019 और 2020 ये ईयर इनके लिए कुछ खास अच्छे तो नहीं रहते, फिर भी ये 2 व्हीलर लोन का सिस्टम चालू करते हैं। इसके बाद 2023 में और 24 में ये खुद को NSE और BSE में रजिस्टर कर लेते हैं, मतलब यानी कि अब ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम जना स्मॉल फाइनेंस के बैंक के पेड बैंकिंग प्रोग्राम की तरफ। तो देखो, पेड बैंकिंग प्रोग्राम का जो इनका नाम है ना, वो है एस्पायरिंग बैंकर्स प्रोग्राम। तो ये जो एस्पायरिंग बैंकर्स प्रोग्राम है ना, ये असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट देता है और 4 लाख पर एनम की सैलरी देता है। सैलरी का ब्रेकअप मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आपको नेट इन हैंड सैलरी कितनी आने वाली है। देखो, टोटल 3 महीने का ये प्रोग्राम है, जिसमें पहले महीने आपको 10,000 रुपये का स्टाइपेंड और बाकी के 2 महीने 20-20 हज़ार रुपये के 2 स्टाइपेंड मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि टोटल 3 महीने का प्रोग्राम है, और पैन इंडिया कहीं से भी आपको हायर किया जा सकता है और कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। हालांकि चॉइस स्टार्टिंग में दी जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर आप बन जाएंगे 3 महीने कंप्लीट करने के बाद, और जो फीस आपसे ली जाएगी वो 2 साल में रिफंड भी कर दी जाएगी। इस प्रोग्राम का नाम एस्पायरिंग बैंकर्स प्रोग्राम है, और इसका टोटल टेन्योर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 मंथ्स का है। 3 मंथ्स के बाद आप जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन कर लेंगे। अब इसका प्रोसीजर थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जिसके लिए आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपका असेसमेंट लेवल 1 होगा और असेसमेंट लेवल 2। इसमें पहले में आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपकी वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रिटन इंग्लिश टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है ये। उसके बाद है ऑनलाइन इंटरव्यू। अब ये इंटरव्यू मणिपाल और जना दोनों के ही स्टेक होल्डर्स लेंगे। तो लेवल 1 और लेवल 2 अगर आपका क्रॉस हो जाता है तो आती है ऑनबोर्डिंग की बात, जहां आपको 20,000 रुपये दे करके जना को ज्वाइन करना पड़ेगा या अपनी सीट को सिक्योर करना पड़ेगा। जब प्रोग्राम चालू होता है तो आपको इसकी पूरी फीस देनी पड़ेगी। अब इसकी पूरी फीस जो है वो है 99,000 प्लस टैक्सेस। 18% का टैक्स आपको और पड़ेगा, मतलब ये लगभग आपका 1,17,500 के आसपास रहेगा। पर अच्छी बात ये है कि ये पैसा आपको 2 साल में ये लोग रिफंड कर देते हैं अगर आप कंपनी में कंटिन्यूस काम करते हैं तो। और ये पैसा 20%, फिर 30% और आखिरी के महीनों में 50% करके रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब फुल पैसा रिफंड मिल जाएगा। प्रोग्राम के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो केवल 50% पर ही आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 10th 12th और ग्रेजुएशन सभी में कंसिस्टेंटली आपके 50% होने चाहिए। अब इसके बाद एज अगर क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे बैंकों से रिलैक्सेशन देखने को अपन को मिलता है कि 30 की उम्र तक आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब इस प्रोग्राम की सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने बताया कि 4 लाख रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब इस 4 लाख का अगर मैं ब्रेकअप कर दूँ तो 4 लाख को मैं डिवाइड करता हूँ 12 से, कुछ 33,000 रुपये सैलरी बनती है, 33,300 रुपये। अब इसमें से मैं 8,000 लमसम बोनस का भी माइनस कर देता हूँ। अब बोनस क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि इनका जो वेरिएबल पे है वो 10,000 कर देता हूँ। तो लगभग इनका जो यहाँ पर कहना है कि जो आपको सैलरी ये लोग देंगे ना, इसमें
एनुअल परफॉर्मेंस बोनस भी इंक्लूडेड है जो टारगेट के बेस पर होगा। तो टारगेट अगर आप अचीव कर पाते हैं तो ये बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर मैं 10,000 रुपये बोनस को माइनस कर दूँ तो लगभग 33,000 रुपये सैलरी इन हैंड दिखती है। अब इसमें से आपका पीएफ और ईएसआई अगर हम कट कर लें तो लगभग 2,000 रुपये और काट लेने के बाद कुछ 21,500 की लमसम आपको पैसा मिल जाएगा इन हैंड सैलरी, जो कि फिर भी इतनी बुरी नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ 1 लाख रुपए ही स्पेंड किए हैं अपनी ट्रेनिंग एजुकेशन पर। और जना का नाम इतना भी ख़राब नहीं है, आपको बिजनेस मिल जाएगा तो आप बोनस भी थोड़ा बहुत तो अचीव कर ही पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक जो इशू आपको आ सकता है वो है लोकेशन से रिलेटेड। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से रिलेटेड मैं ना तो आपको कोई गाइडेंस दे रहा हूँ ना ही कोई ओपिनियन, ये पर्सनल चॉइस है आपकी, आपको अपनी राय खुद सोच समझकर बनानी है। हो सकता है करंटली ये प्रोग्राम एक्टिव भी ना हो, तो जब एक्टिव हो तभी आप इसे ज्वाइन करें तो बेटर रहेगा। अब रही बात सीट सिक्योर करने की या पैसा देने लेने की, तो इससे रिलेटेड सवालों के लिए आप अपने सीनियर्स या अपने नियर बाय बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं। साथ ही अपने बड़ों की गाइडेंस लें, उसके बाद ही प्रोग्राम के बारे में कुछ भी ओपिनियन बनाएं या आगे स्टेप लें। अब बात करते हैं इसके बाद डायरेक्टली कैसे बैंक को ज्वाइन करें। जो लोग किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करना चाहते, सीधे डायरेक्टली बैंक में जॉब करना चाहते हैं और थोड़ा सा हार्डशिप झेल सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए बैंक डायरेक्ट जॉब भी प्रोड्यूस करता है, जहां पर आप विदाउट एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस दोनों ही तरीके से बैंक को ज्वाइन कर पाओगे। तो देखो, अगर तुम डायरेक्ट एंट्री में ज्वाइन करते हो ना, तो तुम्हारे पास कौन कौन सी प्रोफाइल जहां तुम ज्वाइन कर सकते हो पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, कलेक्शन एंड रिकवरी, कलेक्शन ऑफिसर, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव, है ना। उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप ऑफिसर, इन पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। इनके काम को मैं अगर ब्रीफ में तुम्हें बता दूं तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ऑब्वियसली सेल्स का काम करता है। कलेक्शन और रिकवरी का काम आप समझते हो कि क्या काम होगा, या तो ये एमएफआई से रिलेटेड होगा या पर्सनल लोन या बिजनेस लोन जो दिए गए हैं उनकी रिकवरी और रेगुलर कलेक्शन के बारे में होगा। इसके अलावा सेल्स एग्जीक्यूटिव फिर से वही लोन बेचने का काम करेंगे। सेल्स ऑफिसर जो है वो भी यही काम करेगा। अब आ गया सीनियर कलेक्शन ऑफिसर, तो इसका काम बेसिकली कलेक्शन का है। सीनियर कलेक्शन एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर ये सभी लगभग बैंक के लिए सेम ही काम करते हैं, है ना। तो ये जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन से स्टार्ट होगी अगर आप बैंक ज्वाइन करते हो तो, लेकिन अगर आप एमएफआई ज्वाइन करना चाहते हो इनकी तो वो आप 12th पास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से लेवल या एजुकेशन या स्किल्स एज कैटेगरी के बारे में बात करूँगा कि क्या आप लेके चलें तो आपको एंट्री मिल सकती है। तो अगर माइक्रो फाइनेंस में जाना है तो 12th क्लास पास भी इनफ रहेगा। इतनी एजुकेशन पर आप इनके माइक्रो फाइनेंस सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए लोन ऑफिसर या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो आपको मिनिमम ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप पीजी होते हैं एमबीए वगैरह तो और भी अच्छा रहेगा। एज कैटेगरी जो है वो 27 है एमएफआई की केस में, लेकिन एक्सपीरियंस के केस में एज लिमिट नहीं है। एमएफआई अगर आप एक्सपीरियंस के साथ ज्वाइन करते हैं तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। अब रहा प्रोफाइल की बात, तो देखो आप यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस के साथ एएम कैटेगरी पे ज्वाइन कर सकते हो और नॉन एक्सपीरियंस के केस में एग्जीक्यूटिव रैंक पर ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अब स्किल्स की अगर बात करें तो आप अगर कलेक्शन रिकवरी में ज्वाइन करते हो तो आप समझ सकते हो कि आपको कलेक्शन और रिकवरी से रिलेटेड यानी कि 2 व्हीलर वगैरह आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप कस्टमर से कैसे पैसे निकलवाएंगे, कहाँ कहाँ लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ती है, कस्टमर से बात करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोफाइल में मानकर चलें। कस्टमर रिलेशनशिप में आपका ना लोकल नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको बिजनेस निकालना होता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट की नॉलेज और उसको सेल करने का तरीका का भी आपको पता होना चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे ज्वाइन करते हैं। इन केस ऑफ फ्रेशर आपको ये सारी चीज़ें बैंक में ही सीखने को मिलेंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ एक वैकेंसी के बारे में जो कि थोड़ी सी धुंधली ज़रूर दिख रही होगी इस समय आपको आपके स्क्रीन पर, बट अगर आप मुझे अच्छे से सुन पाएँ तो हो सकता है इसे आप अप्लाई कर पाएंगे। अब रही एड्रेस वगैरह की बात, तो ये पहली बार मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। 5 तारीख और 6 तारीख को इसके इंटरव्यू है सितंबर मंथ में। तो डेट निकलने के बाद भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एचआर के कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स रहेगी यहाँ पर, है ना। तो देखो इसमें जो कौन सा रोल बताया, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव कलेक्शन के बारे में है, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफिसर के बारे में है, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के बारे में है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में है। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, गोल्ड लोन से रिलेटेड है, कलेक्शन रिकवरी से रिलेटेड है
और अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड है ना। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 12th पास से लेकर के ग्रेजुएट दोनों कैटेगरी के है। 27 साल से लेकर के 35 साल तक आपकी एज हो सकती है। एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस दोनों ही इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कैंडिडेट न्यू टू ज्वाइन जॉब एंड विद एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड एनबीएफसी कैन अप्लाई, मतलब दोनों ही तरह की मतलब जो स्टाफ हैं या मतलब कैंडिडेट हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा स्किल के बारे में बता दूं कि गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि आपको लोगों से रिलेशनशिप बनाने की, उनसे बात करने की स्किल्स होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये स्किल्स होनी चाहिए। मैनेज टीम, ये चलो ठीक है, हाई लेवल की बात है, क्योंकि बिकॉज आप जूनियर लेवल पे जा रहे हो तो आपको ये सब टीम वगैरह तो मैनेज नहीं करनी होगी। कस्टमर ओरिएंटेशन, यानी कि कस्टमर से थोड़ा सा ओरिएंटेशन नहीं, फैमिलराइज होना, उनसे बात करना, है ना, ये सारी चीज़ें। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, क्योंकि फील्ड में आपको बेसिकली खुद से ही जा करके बिजनेस निकालना होता है, तो ये यहाँ पर इंडिपेंडेंटली की बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी, देखो बैंकिंग्स में क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में टाइमिंग्स का बड़ा इशू रहता है, तो ना किसी भी टाइम आपको आपके बॉस का कॉल आ सकता है, कभी भी कॉल की बात हो सकती है, तो वहाँ पर ही ना थोड़ा सा ये लोग फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। ये दिए हुए नंबर हैं जिन पर कांटेक्ट करके आप लोग अप्लाई जॉब कर सकते हैं, है ना। तो या फिर अपना ईमेल को अपने रिज्यूम को ईमेल भी कर दीजिएगा इन्हीं नंबरों इसी ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप व्हाट्सअप कर देंगे तो और भी आसान हो जाएगा इन लोगों के लिए, ठीक है। तो अब ये जो जॉब निकली है ना वो महाराष्ट्र की है, ठीक है, लेकिन आपको किसी भी आप स्टेट से हो, आपको जना की अगर वहाँ पे ब्रांच है तो वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो जना के ऑफिस को डायरेक्टली विजिट करके भी जॉब्स के लिए पता कर सकते हैं, है ना। एक्सपीरियंस है तो आपके लिए आसान हो जाता है। फ्रेशर है तो थोड़ा सा इनिशियली इशू आता है, थोड़ी सी शर्म वगैरह लगती है कि हम कैसे बैंक में जाके बात करें। तो इन सच केस आप ना अपना रिज्यूम लेकर के पहुंच जाओ बैंक में और वहाँ किसी पर्सन को पकड़ के बोलो, सर आई एम अ न्यू पर्सन, आई वांट टू गेट अ जॉब इन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड मैं कैसे बात करूँ या किससे बात करूँ, सर मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए, मेरा ये रिज्यूम है मेरे हाथ में और मैं किससे मिलूँ, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। तो ऐसे इन केस समटाइम्स आपको हेल्प मिल जाती है, समटाइम्स नहीं भी मिलती है, बट अप्रोच करने में क्या बुराई है। तो एक बार ज़रूर है ना इस तरीके से भी ट्राई कर लें, शायद हो सकता है आपका काम बन जाए। तो देखो मैंने जैसा बताया था कि जना के बारे में मैं ओपिनियन फॉर्म नहीं करूँगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ गाइडेंस दे देता हूँ कि जब आप जना के बारे में पढ़ना चालू करोगे ना तो आपको ambitionbox.com, जो कि ना बेसिकली रेटिंग के लिए फेमस है, सभी तरह की रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ में आते हैं, तो उसमें ना इसका 3.8 का रेटिंग है, जो कि थोड़ा मुझे यार कम लगता है। सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में भी, स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी, जॉब सिक्योरिटी में तो और भी कम मिला है, वर्क लाइफ बैलेंस में और भी ख़राब मिला है ना, वर्क सेटिस्फैक्शन के बारे में भी ख़राब है, प्रमोशन अप्रेजल के बारे में भी ख़राब है। तो ओवरऑल इसका जो मुझे दिखाई दिया ना, मतलब जो रेटिंग है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो और क्योंकि मैंने इस बैंक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करी, ना ही इसके साथ काम किया है, तो मैंने अपना ओपिनियन और गाइडेंस दोनों ही आपके लिए फॉर्म नहीं करी है। तो आप इस बैंक को ज्वाइन करो नहीं करो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप और ज़्यादा रिसर्च करें और उसके बाद अपना डिसीजन बनाएं, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने आया था, जो मैंने अपना काम कर दिया है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चलता हूँ, फिर किसी और वीडियो में मिलता हूँ।